गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट 4 में हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स में वह कुछ इस प्रकार से है। निर्मुक्त ऊर्जा, क्या नाम है? निर्मुक्त ऊर्जा अर्थात किसी भी फ्यूजन में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वह कितनी होगी, किस प्रकार से होगी। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है, हम डायग्राम में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि विखंडन में जो भी उत्पादों की ऊर्जा है वह जो भी नीचे है ऊर्जा, उधर है संख्या। नीचे क्या है? ऊर्जा, ऊपर क्या है? संख्या। ये कितनी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यह लगभग है 68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब हम इस डायग्राम को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी 68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे पहले 68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अतिरिक्त जो भी हमें प्राप्त होगी वह होगी गामा रेज। कौन सी? गामा रेज। दूसरा न्यूट्रॉन, बीटा कण तथा न्यूट्रियॉन के साथ ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है। जो भी यूरेनियम है, यूरेनियम के सभी फिजन रिएक्शन से लगभग जो भी मुक्त ऊर्जा होती है वह जो भी यूरेनियम से मुक्त ऊर्जा होती है वह आपके लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। कितनी? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये है हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। यदि हम देखें कि जो हमारे पास यूरेनियम है उसका मास कितना होता है? मास ऑफ यूरेनियम का मास कितना होता है? लगभग 235। कितना? 235। यदि एग्जैक्ट लिखें 235.0454 AMU। क्या? AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम किसी भी मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं वैसे ही किसी भी एटम के मास को हम AMU में मेजर करते हैं। किसमें? AMU में। ये किसका है? यूरेनियम का एटॉमिक मास है। हमें पता है एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.0087। कितना? 1.0087 AMU। कितना? 1.00871 AMU। जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जब यह था हमारे विखंडन के लिए। किसके? विखंडन के लिए। जब हम संलयन की बात करते हैं अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। किसकी? न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो हमें पता है यूरेनियम 236 का मास होता है 236.0541 AMU। और हम इस रिएक्शन में देखते हैं जो Ba है, क्या? बेरियम का मास कितना होता है? लगभग 141। तो यह होता है 140.9139। क्या? 140.9139 यूनिट। वही क्या? EMU। एक तो होता है बेरियम, दूसरा क्या होता है? क्रिप्टॉन। क्या? क्रिप्टॉन का मास कितना होता है? 92। कितना? 92 होता है 91.8973 क्या? AMU। अगेन हम देखते हैं कि तीनों में न्यूट्रॉन का मास कितना होगा। हमने पहली वाले में देखा तो हमारे पास आया 1.0087। कितना? 1.0087। 3 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 3n बराबर होगा 3.03
36.026 ठीक है। वही यूनिट क्या आएगी AMU, क्या AMU। जब हम देखते हैं कि विखंडन में जो भी उत्पाद है उनका कुल द्रव्यमान कितना है 235.8373 कितना 235.8373 AMU। यह क्या है नाभिकीय विखंडन में कुल उत्पाद का द्रव्यमान कितना 235.8373 है, बोला मैंने 73 ही था। कितना 235.73 हमें पता है जो भी मास का डिस्ट्रक्शन होगा अर्थात जो मास लूज होगा वह कितना होगा, जो 236 वाला है कितना है 236.05, जो मास में कमी अर्थात लॉस इन मास। यदि मैं लिखना चाहूँ इधर लॉस इन मास कितना होगा बताओ 236.0541 माइनस 236.0541 235 पॉइंट कितना 235 पॉइंट माइनस 235.8373। यदि आप इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 11 में से 6 गए 5 कितना बचा लगभग आएगा 200.2168 AMU 0.2168 AMU। ये क्या है डेल्टा एम है। डेल्टा एम मतलब जो हमारे पास लॉस इन मास आया वह इतना आया। और हमें पता है क्या, हमें पता है कि जो मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू क्या होता है mc²। हमारे पास m कितना आया 0.2168 इंटू c कितना है 981 क्या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास चीजें आती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी लगभग, मैं बोल रहा हूँ लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः हमें पता है कि जो हमारे पास रिलीज होने वाली एनर्जी है उसका मान कितना आया, जो भी रिलीज होने वाली एनर्जी है उसका मान हमारे पास लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। हम कह सकते हैं कि जो भी 235 का एक यूरेनियम का नाभिक है उसके विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा का अधिकांश भाग उत्पादों के काइनेटिक एनर्जी के रूप में तथा जो बचा हुआ किसके रूप में होगा, हीट गामा रेस के रूप में। क्योंकि हमें पता है 1 अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10⁻23। 1 अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है 6.022 into 10⁻3। ये किसका है n के बराबर। हमें पता है कोई भी यूरेनियम 235 का कितना 235 वाला टूटेगा तो उसमें एनर्जी हमारे पास जो रिलीज एनर्जी आएगी वह लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वह तो लाइट के फॉर्म में होगी, लगभग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में होगी तथा बीटा रेस की फॉर्म में हो सकती है। और हमने जो ये ऊर्जा का कैलकुलेशन किया है, यदि हम उसको देखना चाहें कि 1 किलोग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 किलोग्राम में परमाणु की संख्या लगभग होगी आपके, यदि हम इसमें डिवाइड कर दें 6.022 into 10⁻23 में 0.235 किसका 0.235 में डिवाइड कर दे n का, किसका n का, n के लिए क्या होती है 6.022 into 10⁻23 अपॉन 0.235। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वह इसके बराबर आएगी, वह आएगी आपके, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं
किससे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। किससे? हमें पता है कि यह 1 किलोग्राम की है। कितनी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने की? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें पता है। देखो n की वैल्यू क्या होती है? n इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि मैं 1 किलोग्राम के निकालना चाहूँगी तो कितना हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 0.235। यदि मैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकालना चाहूँ तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 0.235 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, यदि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 5.12 इंटू 10⁻26। क्या? 5.26 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह क्या आएगी? रिलीज एनर्जी। क्या? 5.12 सॉरी 5.12 कितना? 5.12 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा? 1.6 इंटू 10⁻13 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। किससे? यदि मैं 5.12 इंटू 10⁻26 इंटू 1.9 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 10⁻−13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वह आएगी 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। क्या? 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। अतः हम कह सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन होगा तो उससे होने वाली ऊर्जा लगभग 8.19 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर होगी। और हमें यह भी जानना चाहिए कि इस ऊर्जा का मान लगभग 200 या 200 इंटू 10⁻2 मतलब 20,000 टन TNT के बराबर होगी। किसके बराबर? 20,000 TNT के। और इससे जो हमें विद्युत प्राप्त होगी वह होगी 2.27 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर। कितनी? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें ये ऊर्जा हुई है कितनी प्राप्त हुई है? 220,000 टन TNT जो हमें इससे ऊर्जा मिली है। कितनी मिली है हमें ऊर्जा? हमें ऊर्जा मिली है लगभग, जो ये ऊर्जा मिली है हमें वह है आपके 20,000 TNT के ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन के बराबर है। और इससे हम कितनी ऊर्जा विद्युत बना सकते हैं? 2.27 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। हमने देखा कि सबसे पहले इसमें जो रिलीज होने वाली मास है, जो मास है उसमें डिडक्शन कितना आया? वह लगभग आया 0. जो मास में डिडक्शन आया वह आया 0.235 के बराबर। जो उसको यदि हमें एक n की वैल्यू होती है 0.6.022 इंटू 10⁻23। यदि मैंने एक के लिए निकालना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 में मैं 0.235 का डिवाइड करूंगा। हमें कितने के लिए निकालना है? हमें निकालना है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किससे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मुझे इसे कन्वर्ट करना है जूल में तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल से, किससे? 1.9 इंटू 10⁻13 से, ठीक है। जो हमारे पास ये ऊर्जा आई यह है लगभग आपके 20,000 TNT। कितना? 20,000 TNT के बराबर होगा, जो कि बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 kg ऑफ यूरेनियम के विखंडन से 1 kg यूरेनियम का विखंडन लगभग 20,000 TNT का मुकाबला कर सकता है। इसका यह आपके 20,000 किलोग्राम 20,000 टन TNT का
मुकाबला कर सकता है। यदि हम अगला टॉपिक देखें तो स्पॉन्टेनियस फिजन एंड पोटेंशियल बैरियर। क्या स्पॉन्टेनियस फिजन एंड पोटेंशियल बैरियर हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। स्पॉन्टेनियस फिजन एंड पोटेंशियल बैरियर। अगला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस फिजन एंड पोटेंशियल बैरियर। हमारा है हमारे टॉपिक का नाम है स्पॉन्टेनियस फिजन एंड स्पॉन्टेनियस फिजन एंड पोटेंशियल बैरियर। हम जैसा कि नाम से ही विदित है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अचानक। क्या अचानक? जो अचानक से होने वाला फिजन है उसे क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जो अचानक से होने वाला फिजन है उसे क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। यदि हम एक एज ए थ्योरी के रूप में लिखना चाहें तो हमें पता है जो भी नाभिक है उनसे जो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन को हम क्या कहते हैं? यदि मैं किसी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष में यदि हम लिखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा लगभग कितनी होती है? जो भारी नाभिकों की ऊर्जा होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं किसी को बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास के रूप में दर्शाना चाहूँ, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास के रूप में यदि मैं दर्शाना चाहूँ तो मुझे पता है जो भी भारी नाभिक है उनसे जो भी उत्पन्न होने वाली है ऊर्जा वह किसके बराबर है? वह बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और इसका जो भी हाफ मास वाले जो भी है उनसे जो भी एनर्जी रिलीज होगी अर्थात वह होगी आपके 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह मास ए के लिए है। यदि मैं a/2 के लिखूंगा तो लगभग होगी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है कि कोई भी भारी नाभिक है अपने आधे द्रव्यमान संख्या है एटॉमिक मास वाले नाभिकों में यदि विखंडित हो जाए तो नाभिकों की जो बाइंडिंग एनर्जी में जो वृद्धि होगी वह कितनी होगी? देखो सीधा सा है 8.5 माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.9 कितना? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होगी? वृद्धि। एक नाभिक अपने आधे द्रव्यमान वाले में टूट जाए तो एनर्जी में जो वृद्धि होगी वह कितनी होगी? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि हो जाएगी। यदि हम एग्जांपल लेना चाहें यूरेनियम का तो यूरेनियम कितना? 238। कितना? यूरेनियम 238 यदि अपने वह आधे द्रव्यमान वाले में टूटता है तो कितने की वृद्धि होती है? 0.9 इंटू 238। यह 238 से लगभग कम आएगा। कितना आएगा? 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो जाएगी? वृद्धि। लेकिन हमें पता है कि जिनका मास कितने से ज्यादा हो? जिनका मास A ग्रेटर देन 85 हो। 85 मतलब जिनका द्रव्यमान संख्या क्या? जिनकी द्रव्यमान संख्या 85 से ज्यादा हो। इससे जिनकी द्रव्यमान संख्या
85 से ज़्यादा वाले नाभिकों के लिए इस प्रकार की जो भी फ्यूजन एनर्जी है वह संभव है, लेकिन नाभिक के सेल्फ फ्यूजन की प्रक्रिया कूलाम द्विध्रुवीयता के कारण क्या होती है, अवरोधित होती है। ध्यान से सुनना, यह 85 से ज्यादा वालों के लिए हो सकती है, लेकिन यह एनर्जी कूलाम जो भी प्रतिरोध होगा, कौन सा, कूलाम के कारण, हम उसे कहेंगे कूलाम द्विध्रुवीयता के कारण क्या होगी, वह अवरोधित होगी और उसे फ्लेवरो तथा दो साइंटिस्ट हुए, फ्लेवरो तथा पितरजोक, क्या फ्लेवरो तथा पितरजोक दो साइंटिस्ट हुए। उन्होंने यह ज्ञात किया कि जो भी एक्सटर्नल न्यूक्लियर कण के कारण बौछार किए जाए बिना भी यूरेनियम इससे स्वतः ही इससे भारी नाभिकों का स्वतः विखंडन संभावित है, और इसको नाम दिया स्पॉन्टेनियस। क्या नाम दिया, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जब यह यूरेनियम 238 है, यह अपने से आधे मास वालों में यदि टूटता है, एनर्जी में कितने की वृद्धि होती है, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर। यूरेनियम का मास कितना लिया, 238 को मल्टीप्लाई किया 0.9 से, हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वह आएगी 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन दो साइंटिस्ट फ्लेवरो तथा पितरजोक, क्या फ्लेवरो, नाम लिख देता हूं, फ्लेवरो तथा पितरजोक, उन्होंने सबसे पहले बताया कि यूरेनियम खुद ही अपने से, उन्होंने बताया कि किसी भी एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल के बौछार के किए बिना ही यूरेनियम इससे भारी नाभिकों का अपने आप सेल्फ फ्यूजन संभव है। क्या सेल्फ फ्यूजन, क्या सेल्फ फ्यूजन, क्या सेल्फ फ्यूजन मतलब अपने आप टूट जाएंगी। क्या होगा, अपने आप टूट जाएंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप टूट रहे हैं, उस प्रोसेस को कहेंगे, हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। लेकिन जैसे हर चीज की शर्त होती है, उसमें भी एक शर्त है, जो भी सममित स्वतः विखंडन की शर्त क्या है कि इसको एक हम यदि फिनोमिना से देखना चाहें तो वह है सामी अनुभावी द्रव्यमान संख्या। क्या सामी अनुभावी द्रव्यमान संख्या, कौन सी, सामी अनुभावी द्रव्यमान संख्या। जैसे कि हम किसी भी लगभग किसी भी एटम के लिए हम लिखते हैं एक्स पे यहाँ पर z और यहाँ पर क्या लिखते हैं a। ये क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। क्या ये है आपके एटॉमिक नंबर, ये है आपके मास नंबर। जब हम देखते हैं कि यदि जहाँ पर a क्या है एटॉमिक नंबर, z क्या है मास नंबर, सॉरी z है मास नंबर, z क्या है, a मास नंबर है, z एटॉमिक नंबर है। यदि परमाणु क्रमांक Z/2 वाले दो नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसे कहते हैं सिमेट्री फ्यूजन। क्या सिमेट्री फ्यूजन। सिमेट्री फ्यूजन का कहने का मतलब है, देखो एक बार सिमेट्री फ्यूजन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सिमेट्री फ्यूजन का मतलब है कि जब ये नाभिक A/2 कितना Z/2, कितने में Z/2 और Z/2, जैसे कोई 50 वाला है या समझ लो 100 वाला है, 100 वाला कितने में टूटेगा, 50-50 में। 100 वाला कितने में टूटेगा, 50-50 में। तो इस प्रकार का जो फ्यूजन होगा, कैसा, जो भी एक भारी नाभिक है अपने से आधे बराबर आधे अलग में यदि टूट जाएगा तो वह कैसा होगा, वह होगा सिमेट्रिक फ्यूजन। उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक फ्यूजन। ठीक है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें किस प्रकार से आती हैं। जैसे हमें पता चला कि कोई भी नाभिक है, यदि वह Z/2 में टूट गया तो हमारे पास चीजें कुछ इस प्रकार से आएगी। EF, यदि में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई अर्थात फ्री एनर्जी को लिखेंगे तो होगा M इज ए फंक्शन ऑफ Z एंड A। Z क्या है, यदि मैं Z को लिखूं, यहाँ पर ये है
परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। इसमें से कितना घटेगा, यह घटेगा -2m, क्या -2m। कितनों में टूटा, 2 में, कितना -2m। ये फंक्शन किसका है, z/2 का और a/2 का। क्यों, क्योंकि आधे में टूटा तो क्या हुआ, z/2, मास भी आधा होगा तो क्या होगा, a/2। यदि मैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो mza है, क्या mza, इसको लिखेंगे यदि हम जैसे हर इक्वेशन में लिखते हैं, इसको लिखेंगे zmh, क्या zmh, क्या zmh। दूसरा कितना बचा, न्यूट्रॉन कितना होगा, a-z, सबको पता है कितना होगा, a-z। ये किसका है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, z, a-z, ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस हमने लिखा मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लिया। अब किसका लिखेंगे, ab इंटू ए, क्या स्मॉल a इंटू v इंटू ए क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन के नंबर कितने, सॉरी टोटल मास कितना, टोटल मास, प्लस as इंटू ए की पावर 2/3 प्लस as इंटू ए की पावर 2/3 प्लस सबसे पहले ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। as क्या है, as के आगे लिखेंगे sc z-1, क्या प्लस sc z-1, क्या sc इंटू z-1 इंटू ए की पावर -1/3 इंटू ए की पावर -1/3 प्लस ए क्या ए इंटू a-2z, क्या a-2z की पावर 2 प्लस की पावर 2 इंटू ए की पावर -1 प्लस ap इंटू ए की पावर ap इंटू ए की पावर -3/4, ठीक है। ap इंटू ये कैपिटल आएगा, सॉरी जो पावर लिखे हैं समझने की कोशिश करना। हमें पता है कोई भी नाभिक था वह 2 बराबर के नाभिकों में टूटा, कितने नाभिकों में, 2 नाभिकों में टूटा तो कितना हुआ, 2m। उसका मास कितना हो गया, a/2, नंबर कितना आ गया, z/2। यदि मैं maz को लिखना चाहूँ, maz एक फंक्शन है, ये क्या है, यदि टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, a-z, क्या a-z न्यूट्रॉन। ए क्या है, मास नंबर, ए क्या है, मास नंबर। यदि हमने इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा कि z है, ये क्या है, z है, यदि इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखा तो हमें प्राप्त होता है कि जो भी mz/2 और az/2, mz/2 और a/2 एक फंक्शन है किसका, यह है z/2 ऑफ mh, क्या ठीक है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं सिमिलर, जैसा हमने यह लिखा सिमिलर, क्या लिखेंगे, प्लस इसके आगे प्लस साइन लगा दो, ये का ये a-z, क्या लिखो, a-z, क्या a-z इंटू mn, कितना इंटू mn, प्लस a की जगह क्या लिखोगे, a/2 इंटू ab, प्लस as की जगह क्या लिखोगे, a की जगह लिखा a/2, क्या a/2, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा आएगा, माइनस, कैसा माइनस, हर जगह आपको a की जगह a/2 लिखना है, यहाँ पर साइन आएगा आपके माइनस, यहाँ पर क्या आएगा as, a की जगह a/2 इंटू की पावर 2/3, ये है a है, a किस में टूट गया,
a/2 में प्लस AC इंटू z की जगह z/2 इंटू z/2 -1 a/2 की पावर -1/3 प्लस a ब्रैकेट a -2 इंटू z/2 का होल स्क्वायर इंटू a/2 की पावर -1 प्लस AP इंटू a/2 की पावर -3/4 प्लस, ठीक है, इतना ही था। हमने क्या किया, हर जगह क्या किया, इधर ध्यान देना, जहां पर भी इस इक्वेशन में हमारे पास इस इक्वेशन में जहां पर भी a था a/2 कर दिया, z को z/2 कर दिया, a को a/2 कर दिया, z को z/2 कर दिया। ध्यान देना, a को a/2 कर दिया और z को z/2 कर दिया। तो हम देखते हैं कि mh क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहे तो mh क्या है, प्रोटॉन का मास, क्या, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है। यदि मैं mm लिखना चाहूं सिमिलर, mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और जो Av, As, Sc, Aa क्या है, Av सबसे पहले क्या लिखूं, Av, दूसरा क्या As, तीसरा क्या Ac, चौथा क्या Aa। यदि Av को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, सरफेस और ये क्या है, सब कोफिशिएंट, ये किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम कोफिशिएंट। ये क्या है, सरफेस कोफिशिएंट। ये क्या है, C वाला क्या है, जो C वाला है वह कूलम्बिक कोफिशिएंट, तथा दूसरे वाला क्या है, पेरिटी, और एक क्या एसिमेट्रिक। ये क्या है, कूलम्बिक, ये पेरिटी। इस प्रकार से जो कोफिशिएंट लिए हैं, यदि हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी, एक तो आई थी ये वाली इक्वेशन, एक तो इक्वेशन आई थी ये, एक आई थी ये। यदि हम इनमें एक दूसरे की वैल्यूज को पुट करते हैं, यदि हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो चीजें आती हैं वह कुछ इस प्रकार से आती हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, m की जगह m इज ए फंक्शन ऑफ a एंड z को कन्वर्ट करना है m/2 एंड a/2 एंड z/2 में, ठीक है। यदि उस फंक्शन की वैल्यूज जो हम इक्वेशन प्राप्त हुई है उसमें लिखते हैं तो हमें चीजें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। जो चीजें हैं वह हमारे पास EF हमारे पास क्या आया था, EF इक्वल टू आया था, EF इक्वल टू होगा माइनस AS की पावर 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू a की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस जो इक्वेशंस हैं उनको वापस लिख दो। SC की जगह क्या लिखेंगे, AC की जगह क्या लिखेंगे SC, ठीक है। SC की जगह SC 1 माइनस क्या, तो Z माइनस Z माइनस वाली थी तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/3, ठीक है, इंटू Z² अपॉन a की पावर 1/3 इंटू Z² अपॉन a की पावर 1/3 प्लस जो भी नेग्लिजिबल एनर्जी है, नेग्लिजिबल क्या है, एनर्जी है, जो भी हमारे पास नेग्लिजिबल एनर्जी है। यदि हम EF को लिखना चाहें, हमारे पास EF को लिखना चाहे तो आएगा a की पावर 2/3 0.26 AS, क्या 0.26 AS प्लस 0.37 AC, क्या 0.37 AC इंटू Z² अपॉन
ए की पावर 1/3। हमारे पास जो फ्री एनर्जी की वैल्यू आई है वह इस प्रकार से आई, ए की पावर 1/3। ठीक है। यदि हमने देखा कि z ग्रेटर देन 1 लिया है, क्या है, z ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी सरफेस एनर्जी है और जो केवल कोलम्बिक एनर्जी है वही वैल्यू रखती है, अर्थात जो भी सरफेस एनर्जी और कोलम्बिक एनर्जी है वही रहती है। बाकी जो वॉल्यूम एनर्जी, जो सिमेट्री एनर्जी, वो क्या हो जाती है, वह बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो EF ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या EF ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब होगा ए की पावर 2/3 0.26 AS प्लस 0.37 SC इंटू Z² A ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, यह होगा आपके Z², यह होगा Z² A ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.26 ऑन 0.37। ये क्या है, AS और ये क्या है, SC। क्या पे लिख देता हूँ, Z² क्या Z² 0, यदि मैं इसको लिखता हूँ तो क्या होगा, Z² A इक्वल टू 0.26 अपॉन 0.37। ऊपर क्या है, AS, नीचे क्या है, SC। कौन कौन सी वैल्यूज मैटर करेगी, यह करेगी सरफेस, ये क्या है, कोलम्बिक। दो चीजें ही हमारे पास इफेक्ट करेगी, एक तो कोलम्बिक और दूसरी जो है हमारे पास है सरफेस की। कौन सी, एक कोलम्बिक है, दूसरी सरफेस के लिए है। तो हमें पता है AS का मान कितना होता है, AS का मान होता है लगभग 13। यदि मैं AS का मान लगभग कितना होता है, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि मैं SC का मान, SC क्या है, कोलम्बिक कोएफिशिएंट, उसका मान होता है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं Z²A² लिखूंगा तो क्या होगा, 0.26 इंटू 13 अपॉन 0.595 इंटू 6.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, लगभग 15 के बराबर आएगा। किसके, लगभग 15 के बराबर। तो Z²A क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 15। यह रिजल्टेंट आया, इससे हमें पता चलता है कि यदि नाभिक Z क्या है, 15 है, क्या है, 15 है। हमें पता है कि जो प्रतिबंध नाभिक के स्थायित्व की सीमा को व्यक्त करता है, यदि Z ग्रेटर देन 35 एंड A ग्रेटर देन क्या हो, 80 हो, तो हम मान सकते हैं कि सेल्फ फ्यूजन हो सकता है। Z क्या होना चाहिए, 35 से ज्यादा, A क्या होना चाहिए, 80 से ज्यादा। क्या समझे, Z 35 से ज्यादा, कितना, 35 से, A किससे ज्यादा, A 80 से ज्यादा। जब Z 35 से ज्यादा होगा और A 80 से ज्यादा होगा, जब Z 35 से ज्यादा होगा और A 80 से ज्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन हो सकता है। याद रखने का तथ्य है Z² ग्रेटर देन 35 आया है। क्या, ग्रेटर देन 35। हमें पता है कि Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 35 से ज्यादा, A की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 80 से ज्यादा। जब ये आपके यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यूरेनियम के सममित जो भी स्वतः विखंडन होगा उससे लगभग एनर्जी निकलेगी, वह लगभग 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी, 170 मेगा। ये किसके लिए है, यह आपके यूरेनियम के लिए। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। ठीक है। यदि Z²A ग्रेटर देन 35 की शर्त का पालन करता है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी हाफ लाइफ है वह कितनी मानी गई है, लगभग हाफ लाइफ मानी गई है यूरेनियम की। कितनी, 10 की घात 16 वर्ष। कितनी, 10 की घात 16 वर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि जो सममित विखंडन की सीमा
जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन 35 से अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, थोड़ी अधिक होनी चाहिए। आज हमने सीखा कि जो भी जेड स्क्वायर बाई ए है, क्या जेड स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 15। इसका मतलब है जिसमें z क्या होगा ग्रेटर देन 35 एंड a क्या होगा ग्रेटर देन 80, तो उसमें स्वतः सममित विखंडन होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यह पाया गया कि जो हाफ लाइफ है लगभग 10⁻15 से 16 के बीच आती है यूरेनियम की, इससे ज़्यादा होगा तो ही इसमें अपने सममित विखंडन होने के चांसेस हैं। आज हमने स्पॉन्टेनियस फिजन के बारे में पढ़ा। हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई, m एक फंक्शन था z का और a का, उसके बाद उसको हमने क्या किया और हमें यह भी पता चला कि जो z स्क्वायर बाई a किस पे डिपेंड करता है, as और ac पे। किस पे, as और ac पे डिपेंड करता है, इसके अलावा यह किसी पर डिपेंड नहीं करता। मैं अगेन एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं एंड अगेन थैंक यू सो मच।